नाज़रीन, कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में क्या हम इस नेमत को संभाल पा रहे हैं? आदाब, मैं हूं सादिया खान और आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सेहत की बात में। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में हमारे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं है, तो सेहत का ख्याल किस तरह रखें? अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी अहम बातें जिस पर आप अमल करके अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ होते हैं खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदाब आदाब सादिया। बहुत ही आम सवाल जो हम सभी जानना चाहते हैं कि ऑर्थोपेडिक एक बहुत बड़ी रेंज है, तो इसमें क्या क्या आता है और किस तरह के बीमारियां इसमें शामिल हैं? हाँ, देखिए, ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली जो भी बीमारी मसल्स, बोन एंड जॉइंट्स, मेनली बोन एंड जॉइंट्स और उसके ऊपर जो अटैचमेंट्स होते हैं जैसे मसल होती है जी। इस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो ऑर्थोपेडिक्स में आता है। अच्छा। और यूजुअली ये ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम, बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम बचपन से शुरू होके मरते दम तक कभी भी हो सकती है। और जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम, जैसे दिल की बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। इसी तरीके से दोनों को एज ग्रुप वाली बीमारी कहते हैं, उसके इंसिडेंस बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर हम कहें कि आपकी हड्डियां, अगर किसी की हड्डियां मजबूत हैं तो वो क्या जेनेटिक होती हैं, या फिर अगर कमज़ोर हैं तो उनको किसी सप्लीमेंट से या फिर दवाओं से या फिर एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है? देखिए, हड्डियां जो है बचपन में लगभग एक जैसी होती हैं अनटिल अनलेस कोई माँ माल नरिश्ड है, उस माँ को खाना कम मिला। अच्छा। नहीं तो बच्चे सभी एक जैसे ही होते हैं। बाद में जो हड्डी बनती है और जो जॉइंट बनते हैं वो सब हमारे हाथ में होता है, और उसमें दो सबसे बड़े फैक्टर काम करते हैं। दो सबसे बड़े फैक्टर, पहला डाइट। अच्छा। डाइट बहुत बचपन से ही बच्चे को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज। तो डाइट में हड्डी और जॉइंट्स के लिए प्रोटीन और कैल्शियम और मिनरल्स ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी हड्डियां और जॉइंट ज़्यादा मजबूत, जैसे खिलाड़ी हैं जी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मान लो आपकी हड्डी की चौड़ाई इतनी है, अगर आप बचपन से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हड्डी ज़्यादा चौड़ी मजबूत होगी, ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग या फिर माँ बाप जो है बच्चों में, मतलब एक ख़ास उम्र तक जब वो नहीं पहुँच जाते, या 17 साल की या 18 साल की उम्र तक नहीं पहुँच जाते, तब तक उन्हें एक्सरसाइज करने की इजाज़त ना ही दी जाती है और ना ही कहते हैं कि भाई ना करे तो बेहतर है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। पैदा होते ही बच्चा हाथ पैर चला रहा है, ये एक्सरसाइज ही तो है। उसको बच्चे, पैदा हुए बच्चे को दौड़ने के लिए थोड़ी बोलोगे। वो हमारे जीन्स में ही है, हमारी ये स्पीसीज में ही है कि एक्सरसाइज करना। अच्छा। वो तो आजकल की लाइफ स्टाइल ने हमें सेडेंटरी बना दिया है, इसलिए ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। ओके। है ना। उससे जब 17 साल के पहले भी आप स्कूल में जाते हैं, खेल रहे हैं, वो एक्सरसाइज है ना। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं ना, खो खो खेल रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज ही हैं। जरूरी नहीं है कि जिम जाके ही एक्सरसाइज बच्चा करेगा उसी को एक्सरसाइज माना जाएगा। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना आ जाए, थोड़ा सा आपकी सांस चलने लगे, ये एक्सरसाइज है। और अगर ये आप जितना मेंटेन कर पाओगे आप जवान रहोगे। ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियों से ही नहीं, शरीर की हर बीमारी से आप दूर रहोगे। ऑर्थोपेडिक्स के पेन्स प्रॉब्लम कम रहेंगी, हड्डी का टूटने के चांसेस कम होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी, हार्ट अटैक कम होगा, डायबिटीज कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्रेन स्ट्रोक कम होगा, और आपकी जो खाल की चमक है वो भी अच्छी बनी रहेगी। आप एक्सरसाइज करते हो, आप बंद कर दो 3 महीने तक तो आपका चेहरा एकदम बदल जाएगा। काफी चीजें फिर आके बीमारी काफी सारी घेर लेती हैं। तो सर, जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें ये सबसे ज़्यादा परेशानी की बात अब ये हो गई है कि लोगों को कमर की दर्द की परेशानी बहुत ज़्यादा सताने लगी है, और अगर स्लिप डिस्क हो जाए तो फिर बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। स्लिप डिस्क की वजह क्या है? कमर का दर्द एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो फिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, और अगर स्लिप डिस्क हो जाए तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से? बिल्कुल। देखिए, कमर का दर्द ऑर्थोपेडिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं
उसमें सबसे कॉमन कोई प्रॉब्लम है कमर का दर्द, और उसके बाद सबसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम है घुटने का दर्द और गर्दन का दर्द जी। है ना। जहाँ तक कमर के दर्द का सवाल है, 80 से 90% लोगों में कमर के दर्द में कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा। हाँ, वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, वजन बढ़ जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, उसकी वजह से होता है। और मतलब 80%, कुछ परसेंट में जो आप डिस्क जिसकी बात कर रहे हो है ना, लाइक 5% लोगों में होगा, वो डिस्क की वजह से होती है। अच्छा। और उसमें जो 5%, जैसे जो 100 मरीज हैं कमर के, 5% में डिस्क की वजह से होता है। अच्छा। 5 से लेके 10, उसमें भी जो है जो डिस्क होती है ज़्यादातर मरीज में 80 से 90% केसेस में वो सीरियस नहीं होती है। वो अगर आप प्रॉपर अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखो, थोड़ी डॉक्टर की सलाह लो, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार डिस्क को या शियाटिका को हवा बना दिया जाता है ना, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर मरीज बिना ऑपरेट किए हुए ठीक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन और बहुत रेयर होती है, इतनी ज़्यादा सीवियर डिस्क होती है, वो पता चल जाती है कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, बट दैट इज़ वेरी रेयर। कई बार हम लोग जल्दी छोटी डिस्क में भी ऑपरेट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। जहाँ तक गर्दन के दर्द का सवाल है, यहाँ भी कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। इसमें बेसिकली हमारे को जो भी बॉडी का पार्ट है, एरोबिक एक्सरसाइज के साथ साथ हमें जहाँ पेन हो रहा है बॉडी के किसी भी हिस्से में, ऑर्थोपेडिक्स एंगल से मैं बता रहा हूँ आपको, और उसमें डॉक्टर को दिखा के पता चल गया कोई बीमारी नहीं है, एज से रिलेटेड है या कोई बॉडी के पार्ट सेंसिटिव हो गया है, कोई मेजर बीमारी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी केसेस में गर्दन का दर्द हो, शोल्डर जाम हो जाना, ये सारे दर्द हों, उसमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। और उस एक्सरसाइज का एम यही होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहे, मजबूत बनी रहे। जैसे ही एज बढ़ेगी आपकी बॉडी रिजिड हो जाती है और वीक हो जाती है जी। तो सेम यहाँ पर है कमर के दर्द में। कमर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, वेट कम करो, कुछ विटामिन्स हेल्प करते हैं। तो ये सारा। जहाँ तक नी के पेन का सवाल है, नी का पेन सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, और नी का पेन ऐसा पेन है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने पड़ते हैं जी। नी रिप्लेसमेंट भी जब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, बहुत पैर टेढ़े पड़ जाएं और आपको चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाए। तो और लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कैसे कर सकते हो? नी के लिए भी सेम बात आ जाती है। एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है वजन बढ़ जाना, जिसमें अच्छा। हाँ, अगर आपका वजन बढ़ा तो आप डेफिनेटली जो है बीमारी को, नी की प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो। आपके घुटने खराब होंगे और आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपना वेट ठीक रखो, और इसकी भी स्पेशल एक्सरसाइज होती है नी की, वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। नी की कोई भी प्रॉब्लम हो, नी का लिगामेंट टूट जाए, नी का झिल्ली फट जाए, या नी की अर्थराइटिस हो अर्ली से मॉडरेट स्टेज वाली, सभी में उस स्पेशल एक्सरसाइज का रोल होता है। अच्छा, जैसे आप अभी बात करें कि नी रिप्लेसमेंट की, कि वजन बढ़ जाए और बहुत सारी चीज़ें, जब वजन बढ़ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आकर घेर लेती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अपने खास तौर से हमारे घुटनों पे फर्क पड़ता है। क्या सिर्फ यही एक वजह है नी में दर्द होना? क्योंकि जब घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है ना, खास तौर से एक एज के बाद, तो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, और कब हमें ऐसा लगे कि भाई अब रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा, अब इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा? उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? मैंने वही आपको बताया ना अभी, कि अगर अर्थराइटिस की वजह से नी में कई बार हो सकता है अर्थराइटिस का पेन ही ना हो, अर्थराइटिस वो डॉक्टर को तुरंत पता चल जाता है पेशेंट से बात करके, एक्सरे देखने की वजह से। अगर अर्थराइटिस का पेन उसको डे टू डे बेसिस पे इतना ज़्यादा होने लगे कि वो उसको पता लगा किचन में खड़े होकर काम करना मुश्किल है, पेन होने लगता है, थोड़ा चलने में भी मुश्किल है, और पैर बहुत, आपने देखा होगा काफ़ी टेढ़े पड़ जाते हैं कुछ लोगों के, एल्डरली एज ग्रुप के, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट लास्ट रिसोर्ट है। लेकिन ये अगर किसी को ये परेशानी है, ये हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कामयाब केवल क्योंकि सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट पूरे दुनिया के डॉक्टर करते हैं, सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें जल्दबाजी में रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, इस बात का मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे आर्थराइटिस जैसे आपने बोला, सबसे पहले तो हम, और मुझे लगता है कि ख़ास तौर से हमारे नाज़रीन जो है वो ये बात जानना ज़रूर चाहेंगे कि आर्थराइटिस
है क्या, इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये कितना नुकसानदेह है और किस तरह इससे बचा जा सकता है? बेसिकली अर्थराइटिस जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, जैसे हमारी जांघ की हड्डी और ये पैर की हड्डी, तो इन हड्डी के एंड्स पे एक चिकनी कार्टिलेज होती है। अच्छा। नीचे वाली हड्डी के एंड पे या ऊपर वाली हड्डी के एंड्स पे जी। तो वो कार्टिलेज जब खत्म हो जाती है, उसके ऊपर चिकनी एक लेयर 3 से 5 मिलीमीटर की थिक होती है, ग्रेजुअली ये एज के हिसाब से कम होती जाती है जी। तो फिर हड्डियां नंगी हो जाती हैं, डिनूड हो जाती हैं, वो आपस में टकराती हैं। वो जो ग्रीस, जो अगर ग्रीस जिसको बोलते हैं ना, हाँ। तो वो खत्म हो जाती है, तो वो हड्डियां टकराती हैं, वो पेन अर्थराइटिस का होता है। और वो कम पेन है तो आपको एक्सरसाइज से ही काम चल सकता है, थोड़ी सी प्रिकॉशन, लाइफ स्टाइल से, एक्सरसाइज से, वजन कम करने से। तो इसका मतलब ये कि किसी भी जोड़ की, मतलब अगर जैसे किसी भी जोड़ में, लेकिन नी की अर्थराइटिस सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि लोड इस पे पड़ता है जी, बिल्कुल। और हिप में भी होती है, हिप में इतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ भी होती है। हाँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी, क्योंकि हर समय अंगूठा यूज कर रहे होते हैं हम, बिल्कुल, है ना। अगर और बेसिकली कहीं भी अर्थराइटिस आपको रोकना है तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, नी की भी मसल्स स्ट्रॉन्ग रखो, यहाँ की मसल्स भी, हिप की भी, कमर की भी। कमर में भी जॉइंट्स होते हैं, आपने देख एक के ऊपर एक, वहाँ भी अर्थराइटिस होती है, लेकिन उस अर्थराइटिस में कभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाती है। नी में करना पड़ता है क्योंकि नी में पेन के साथ टेढ़ा भी होने लगता है। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज या फिर मसल्स, हाँ। जैसे मसल्स कभी कभी होता है कि जाम हो जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं, या फिर हमें फिर फिजियोथेरेपी कराना। हाँ। फिजियोथेरेपी कितनी कामयाब रहती है आर्थराइटिस में? देखिए, फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी लोग मिसयूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी के 2-3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आपने सिकाई लगा दी टेम्परेरी, हाँ। उससे कभी कोई बीमारी खत्म नहीं होती है, सिम्प्टोमेटिक पेन कंट्रोल होता है, उसको भी फिजियोथेरेपी बोलते हैं जी। एक जो फिजियोथेरेपी होती है एक्सरसाइज करना, अच्छा, उस इलाके की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, लोचपन बनाए रखने के लिए, वो फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी इग्नोर करते हैं और पेशेंट भी उस पर ध्यान नहीं देता। पेशेंट को दवाई लिख दो तो कहता है दवाई से ठीक हो जाएगा। दवाई से ऑर्थोपेडिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम थोड़े बहुत ब्रेसेस वगैरह भी देते हैं, किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है, एक्यूट, तो उन कंडीशन में ब्रेसेस भी दिए जाते हैं। इसको भी हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। हमें मसल को स्ट्रॉन्ग कर लो तो वही एक ब्रेस का काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, फिर सिखाई, आजकल जैसे छोटी मोटी इंजरीज हो जाती हैं या फिर कहीं चोट लग जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, तो पहले ऐसा करते थे कि भाई थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई कर लो और उससे फर्क हो जाता है, हो भी जाता था। लेकिन अब ये है कि कोल्ड बैड लगाए जाते हैं कहीं कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर। तो ये हम कैसे इसको तय करें कि भाई इस जगह अगर चोट लगी है तो आपको सिकाई करनी है, अगर यहाँ पे चोट लगी है और इस तरह की चोट लगी है तो उसमें आपको कोल्ड पैड लगाने हैं, ये किस तरह हम अंदाज़ा लगाएं? देखो, जब भी कोई चोट लगती है तब सूजन आ रही होती है ना, और बॉडी का हिस्सा गर्म होने लगता है ना। तो एक्यूट जब भी कोई कंडीशन है उस समय कोल्ड लगाया जाता है। सिंपल फॉर्मूला है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, एक्यूट कोई भी कंडीशन हो। और जब पुराने पेन हो जाते हैं, जो वहाँ ठंडा नहीं होता वो, लेकिन फिर भी इलाका वो पेन कर रहा होता है, उन केसेस में हॉट फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है। सिंपल है और इसमें डॉक्टर बड़े आसानी से डिसीजन ले सकता है कि इसमें हॉट लगाना है या कोल्ड लगाना है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और हम बात भी कर रहे हैं इस बात पे कि लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। खाने पीने पर ख्याल नहीं रखा जाता, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, बस भाग रहे हैं लोग, तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बहुत आम बात हो गई है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। बिल्कुल। आजकल एक बहुत कॉमन चीज हो गई है कि जैसे कोई उठता है, बैठता है या लेटता है तो उनकी हड्डियां ऐसी, मतलब या तो बोलने लगती हैं, चटकने लगती हैं, आवाज आती है, वो वजह क्या रहती है और इसको किस तरह? ये आवाज आ गई, नहीं ये नहीं है ना, इसको हमने किया अच्छा। लेकिन जैसे अभी मैंने हाथ रखा, मैं उठाऊंगी तो फिर यहाँ की हड्डियां चटकेंगी, पैर सीधा करेंगे तो कुछ लोगों की हड्डियां चटकने लगती है, आवाज के साथ आती है। बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है। अगर ये आवाज जो आ रही है, नॉर्मल बॉडी में नेचुरल साउंड्स होती हैं, अच्छा। है ना, किसी में कुछ ज्यादा किसी में कम। अगर ये आवाज किसी पेन से रिलेटेड है, अच्छा। अगर ये आवाज स्वेलिंग आती है, आवाज के साथ साथ बढ़ जाती है, तब तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है वहाँ। अगर खाली आवाज है
तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैंने बेसिक बताया, आप अपना वेट ठीक रखिए, हर एक जॉइंट की एक्सरसाइज कीजिए और अपने को फिट रखिए। एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी का हिस्सा घट जाता है तो आवाज़ कम हो सकती है। अच्छा। सर, हाँ, पहले के लोग जो थे वो अपना कुछ देसी तरीक़ों से अपना ख्याल रखते थे। जब कहीं चोट लग जाती थी तो आपने अक्सर देखा होगा कि पहलवान जो हुआ करते थे उनके पास अक्सर ये कुछ अजीब सी दवाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी कि वो हम यहाँ पे हड्डी जोड़ने का काम करते हैं, ये वो तरीके से ठीक होते थे। देखिए, ये मैं बता दूं आपको, अगर कहीं भी पॉसिबल है तो जो उसका प्रॉपर डॉक्टर है वहीं जाना चाहिए। सर, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हड्डियों की टीबी या फिर हड्डियों का कैंसर, इसकी वजह क्या रहती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, हड्डियों की टीबी जो है लंग्स के बाद काफ़ी कॉमन है, और ख़ासकर रीढ़ की हड्डी में जो टीबी मैंने बताया ना, कमर का दर्द ज़्यादातर बीमारी की वजह से नहीं होता है। अच्छा। कई बार रीढ़ की हड्डी में टीबी की बीमारी भी लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद कूल्हे में बहुत कॉमन होती है टीबी, तो ये कॉमन होती है। इसका बड़े आराम से डायग्नोसिस बन जाती है। इसको अर्ली स्टेज में ठीक कर दो तो ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में आप कुछ नहीं होता, आप टोटली रिकवर कर जाते हैं। उसके कैसे पता चले कि हमें ये हड्डियों की टीबी हो गई, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? उसका ये है कि उस पार्ट में आपको पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी, ये ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। अच्छा। हाँ, सूजन बढ़ने जाएगी और इसके सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगे। आपको फीवर भी रहने लग सकता है। अच्छा। आपका वेट कम हो सकता है, आपको भूख कम लग सकती है, और डॉक्टर आपसे वही बात करके और एक्सरे देख के, एमआरआई करके क्लियर कट पता चल जाता है इसको टीबी है कि नहीं। ये ठीक की जा सकती है पूरी तरह? बिल्कुल ठीक। अर्ली स्टेज में पहुंच जाओ तो पूरी तरह रिकवर हो जाती है, कोई जॉइंट में डैमेज नहीं पहुंचता है। कई बार हिप जॉइंट में जैसे टीबी लग गई, लेट स्टेज में गए, टीबी तो ठीक हो जाएगी, जॉइंट डैमेज हो चुका होता है और फिर उस जॉइंट पे आप चल नहीं सकते। फिर उस केस में भी हमें हिप का भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ओके। और अगर हम हड्डियों के कैंसर की बात करें तो इसकी वजह क्या रहती हैं, क्यों हो जाता है, सिम्टम्स क्या रहते हैं? कैंसर का अभी तक जो है कोई बॉडी के किसी भी कैंसर का एग्जैक्ट, बहुत सारी हाइपोथेसिस है, कोई वजह नहीं है। अच्छा। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हड्डियों के अंदर खुद ही पैदा होते हैं, बाद में बॉडी के और हिस्से में फैल जाते हैं। कुछ कैंसर कहीं और था और वो हड्डी में जाके बैठ गया, फिर हड्डी को भी उसने वीक कर दिया। है ना। जो बचपन में जो कैंसर होते हैं वो हड्डियों में खुद ही उसी जगह होते हैं, तो उनका भी अगर सही स्टेज पे आप ठीक पहुंच जाओ तो उसका भी इलाज संभव है। उसको निकाल दिया जाता है कैंसर को और उस हड्डी का गैप भर दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये किया जा सकता है अगर हमें अर्ली स्टेज पे पता अर्ली स्टेज में पहुंच जाए तो। सर, आजकल आपने देखा कि लड़कों में और खासतौर से अब तो लड़कियों में भी एक जिम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, जिम जाने लगे हैं, उससे इंजरीज भी हो जाती हैं। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में काफ़ी फील्ड पर ही उन्हें चोट लग जाती है, तो उसके लिए किस तरह से बचा जा सकता है और वो किस तरह की इंजरीज होती हैं? देखिए, जिम में क्या है, जाना चाहिए, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ लगता है कि नहीं, बाहर कोई जगह नहीं है एक्सरसाइज की, है ना, पॉल्यूशन है या कोई भी रीज़न है, आपके यहाँ अच्छा सा जिम है, अच्छा सा माहौल है ना, तो जिम में बेसिकली आपको एक्सरसाइज करनी है। और जो आपके सरकमस्टांसेस को देखते हुए जो एक्सरसाइज आपको थोड़ा पसीना ला दे, थोड़ा सांस चला दे, वो आपको करना चाहिए, है ना। और जहाँ तक सवाल है, कोई भी एक्सरसाइज एक साथ आप ज़्यादा करने लगोगे तो चोट लग जाएगी, लिगामेंट टूट जाएगा। अपनी बॉडी को ग्रेजुअली बिल्डअप करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए। हमारे होता क्या है, इंडियन खाने की प्रॉब्लम आपने देखा, पेट इंडियंस का बहुत ज़्यादा होता है, और कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा। और कंट्रीज़ में पेट की बहुत, उसका रीज़न ये है कि हमारे खाने में, इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, तो हमें ध्यान ये देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मिनिमम लें और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। चावल, चपाती, मिठाई, चिकनाई, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, है ना। चिकनाई भी थोड़ी बहुत चली जाए, कोई बुराई नहीं है, चिकनाई बॉडी का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो मिनिमम कर देना चाहिए। उससे आपका वेट ठीक रहता है और वो एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़रूरी होती है प्रोटीन आपको। और दूसरा, एक चीज़ हमारे हिंदुस्तानियों में बहुत कॉमन विटामिन है जो बोन एंड जॉइंट्स की हेल्थ से रिलेटेड है, वो है विटामिन डी। जी। विटामिन डी आज किसी भी इंडियन का करा लो, मोर देन 90% केसेस में बहुत कम होता है और सिग्निफिकेंटली कम होता है। तो सारे हिंदुस्तानियों को विटामिन डी का
सप्लीमेंट लेना चाहिए, और ये सब इससे सस्ता इलाज दुनिया में कोई हो नहीं सकता। धूप में जाके पहले बैठ वीक जाएं। धूप में जाके बैठ नहीं सकते हाँ, धूप में है ना, नहीं नहीं धूप में नहीं जाके बैठ सकते, इसलिए भाई अलग से आता है, इसका कैप्सूल भी आने लगा है और पाउच पाउडर आता है, उसको आप वीकली लो 2 से 3 महीने तक। वो सबके लिए काम, सब पे काम करता है या फिर किसी कुछ सबको लेना में नहीं चाहिए, करता? सबको लेना चाहिए, और वीकली लेने के बाद 2-3 महीने के बाद उसको महीने में एक बार, उसमें 60,000 यूनिट्स होता है, वो लेना चाहिए। और वो 20-25 रुपए का एक वो आता है, मतलब पहले वीकली, मतलब 20-25 रुपए महीने का इलाज है। कितने टाइम तक, जैसे अब आप ये बता रहे हैं? 1 मंथ लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आप धूप में बैठ नहीं रहे, विटामिन तो चाहिए आपको डेली, चाहिए, या तो डेली धूप में बैठो, है ना, वो इतना टाइम नहीं है आजकल किसी के पास। तो हर महीने अगर आप शुरू में वीकली लेके, अगर महीने में एक बार आप लेते रहोगे, तो आपका विटामिन डी का रिक्वायरमेंट एक मेंटेन लेवल रहेगा। अक्सर देखा गया है कि जब घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द हो जाता है, या फिर कमर में, तो अक्सर मना कर दिया जाता है कि आप इंडियन टॉयलेट ना यूज करें और सीढ़ियां ना चढ़ें और इस तरह का ध्यान रखें। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। अक्सर ये कहते हैं भाई पालती मार के, मैंने बताया नी का एक्सपर्ट हूं मैं, है ना, तो एक ऊपर वाला आपको मैसेज देता है हर चीज के लिए जी। हम लोग इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा घुटना हमारा मुड़ता है, पालती मार के इवन इबादत में भी बहुत ज्यादा घुटना मुड़ता है ना जी। तो एक स्टेज पे आपको जब एज आ जाती है, आपको लगने लगता है कि ये काम अब मेरे से हो नहीं रहा है, इसको करने के बाद मुझे प्रॉब्लम होने लगी है, पेन होने लगा है, तो उस स्टेज पे इसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा, फिर आपको वेस्टर्न टॉयलेट यूज करनी चाहिए और बैठ के ही सारे काम करने चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर देखिए, जैसे डॉक्टर ने मना किया है कि भाई आप ज्यादा ना चलें, सीढ़ियां ना चढ़ें, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर ना मैं चलूं तो मैं बैठ जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा? चलना बिल्कुल गलत है, ये मैंने चलने के लिए मना नहीं किया है। अच्छा, केवल जमीन पे पालती मार के उकड़ू इंडियन टॉयलेट के लिए मना किया है। चलना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इवन नी की अर्थराइटिस हो तब भी चलते रहना चाहिए आपको हिम्मत करके, क्योंकि आप बैठ गए तो फिर बैठ जाते हो। चलना जो है ये गलत ओपिनियन है। जहां तक सीढ़ी चढ़ने का सवाल है, चढ़ने उतरने का, तो नी में 3 जॉइंट होते हैं, एक जॉइंट की अर्थराइटिस हो जाती है, आगे वाले जॉइंट की, तो उसमें आपको लगता है चढ़ने उतरने से आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। वंस अगेन एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको लगता है मैं सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, चलने में नहीं होती है, इसका मतलब आपके नी में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, आगे वाले कंपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। उस समय अवॉइड करना चाहिए। नई सीढ़ी ऊपर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है। मैं खुद आज तक 55 साल का हूँ, मैं खुद 7th फ्लोर तक चढ़ के जाता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है, आइदर यूज और लूज। जैसे आपने कहा कि आप कमर के और जैसे डिस्क के और घुटनों के आप एक्सपर्ट हैं, मैं हिप, अगर हम हिप और नी जॉइंट का एक्सपर्ट हूँ। हिप की अगर बात करें तो एक एज के बाद आपको लगता है कि हिप ट्रांसप्लांट कामयाब रहता है? जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अक्सर अगर वो कहीं गिर गए तो उनके इंजरी हो जाती है हिप में, तो फिर वो ठीक नहीं होती, फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि उस स्टेज में वो कामयाब रहती है और करा लेना चाहिए? हाँ, देखिए हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 18 साल से लेके पूरे 90 साल तक होता है जी, पूरे रेंज में होता है। अच्छा, सरकमस्टांसेस को देखते हुए। हाँ, ये मैंने बताया बिल्कुल कामयाब होता है, लेकिन करने वाला सर्जन ठीक होना चाहिए फर्स्ट। ओके, ये बहुत ही ट्रेंड सर्जरी है, हर एक आम ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं कर सकता। सिंपल है, नहीं तो आप पहले से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसी को करना चाहिए रिप्लेसमेंट जिसको वास्तव में जरूरत है। कई बार इतनी जरूरत नहीं है, उसमें भी आप करोगे तो वो बात ठीक नहीं है। तीसरा, जहां आप कराओ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकल, वो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। इन 3-4 चीजों एज फैक्टर नहीं है कोई इसमें? एज फैक्टर कुछ नहीं है इसमें। अगर पेशेंट फिट है ऑपरेशन के लिए, एनेस्थीसिया कोई भी बेहोश कर, एनेस्थेटिस्ट बोलता है कि नहीं ऑपरेट कर सकते हो, तो कोई भी इसमें एज फैक्टर नहीं है। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हम हमारे नाज़रीन को क्या राय देंगे कि अपनी हड्डियों का किस तरह ख्याल रखें? मेरा सिंपल सजेशन ये, अगर आपने 1 घंटे अपने शरीर को दिया तो 23 घंटे आप मजे से रहेंगे, किसी डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जाने की। और वो आपने 1 घंटा नहीं निकाला तो आप 24 घंटे कभी यहाँ दर्द, उस 1 घंटे में क्या सजेस्ट करेंगे, क्या क्या करना है? एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज। हाँ, किसी भी फॉर्म में ब्रिस्क वॉक करो, अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, और बॉडी के हर हिस्से की छोटी छोटी सी 5-5 मिनट की एक्सरसाइज हो सकती है, वो करो। और डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लो, प्रोटीन लो और विटामिन डी सप्लीमेंट लो। अच्छा। और अपने को एक्टिव रखो, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज संभव है एक्सेप्ट कैंसर वाली चीज़। कैंसर भी संभव है अर्ली स्टेज में। बाकी आप खुश रहो, एक्टिव रहो और वेट नहीं बढ़ने दो, ये मेरा सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी बातें आपने हमारे नाज़रीन को बताई हैं उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी है और वो उस पर ज़रूर अमल करके अपनी सेहत को बहुत अच्छे से रखेंगे और एक कामयाब और एक सेहतमंद ज़िंदगी जिएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहेंगे। डॉक्टर साहब की बातों पर अमल कीजिएगा ताकि आप सेहतयाब रहें, यही है हमारा मकसद। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।